Hello everyone, this is Akanksha Kala and today at Alliance Science Academy we are going to have a current affairs series discussion, and in this discussion we are going to have 10 daily MCQs. So basically इसमें होगा क्या कि रोज़ हम 10 MCQs को डिस्कस करेंगे और इन MCQs के थ्रू हम अपने 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और आगे का जो डिस्कशन है उसमें हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं मेरे फ्रेंड और कलीग अभिषेक पाल, एंड ही इज़ गोना इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ नाउ ऑनवर्ड्स। Thank you, ma'am. As you all know, my name is Abhishek Pal and I am a part of Alliance IAS. तो आज जो होने वाला है इसमें मैम मेरे से 10 क्वेश्चन पूछेंगी जिनका मैं होपफुली ट्राई करूँगा अगर जवाब दे पाऊँ गॉड ग्रेस से। तो स्टार्ट करते हैं फिर कि बिना किसी देरी के, और आप लोग भी इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप लोग भी इन क्वेश्चन को हमारे साथ साथ अटैम्प्ट करें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो हम दोनों करेंगे बट आप भी उसमें जितना सहयोग करेंगे आप लोगों के लिए भी बेटर होगा। तो मैम स्टार्ट कीजिए। So are you guys ready? All the best, Abhishek, for the current MCQs, and we are going to have the first MCQ. So the first question is, which among of the following places is/are associated with कुंभ मेला? कुंभ मेले के बारे में जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है और चल भी रहा है, तो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो कुंभ मेले से रिलेटेड हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज़ द्वारिका, सेकेंड ऑप्शन नासिक, थर्ड उज्जैन, फोर्थ पुरी, फिफ्थ प्रयाग। इन सब में से आपको बताना है कि कुंभ मेले से कौन कौन से रिलेटेड हैं, और आपके ऑप्शंस आर लाइक A, B, D, E, which means A, B, D, E. Then we have A, B, C, D. Then the third option is B, C, E, and the last option is all of the above. So guys, जिनको पता है इसका आंसर प्लीज़ पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करें, और देन आप देखिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं होता है। और अभिषेक आप भी एक ट्राई देके देखिए। अभी तो वैसे फ़िलहाल मेरे को सिर्फ एक जगह याद आ रही है, हरिद्वार। बाकी ट्राई करता हूँ कि कितना हो पाएगा। जितना मेरे को याद है और जो सर ने हमें पढ़ाया है कुंभ मेला के बारे में, तो उसमें एक तो मेरे को नासिक लगता है इसमें मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि नासिक के पास भी मेला भरा जाता है। दूसरा जहाँ तक मुझे याद आता है प्रयागराज पे लास्ट टाइम भरा था। और तीसरा अगर मैं ऑप्शन के साथ जाऊँ बी और ई जिसमें होंगे, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पे, एक 1, 3 और 4। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मेरे को याद है पूरी में नहीं बचता, क्योंकि मैं यहाँ जा चुका हूँ और मैंने कभी नहीं सुना कि पूरी में ऐसा कुछ कुंभ मेला होता है। तो अगर डी को एलिमिनेट करे तो फर्स्ट भी एलिमिनेट होता है और फोर्थ भी एलिमिनेट होता है। तो आई थिंक आंसर बी, सी, ई होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी। तो जो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो मेथड अभिषेक यूज़ कर रहा है इसे एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, जिसमें अगर आपको एक ऑप्शन पता है और अगर आपको दिखता है कि वो ऑप्शन ही सही है और आप उसको लेके अपने ऑप्शंस के थ्रू आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आंसर अपने टाइप कर दिए होंगे। तो इसका आंसर है आपका बी, सी, ई, विच मीन्स द सी ऑप्शन। क्यों सी ऑप्शन? कैसे? जैसे अभिषेक ने एग्जैक्टली करा कि उन्हें पता था कि नासिक में होता है बट पूरी में नहीं होता है। तो अगर आप डी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं तो बी, सी, ई पर आप पहुँच जाते हैं, जो कि आपका राइट ऑप्शन है। अगर हम इसमें एक छोटा सा ब्रीफ देखें कि कुंभ मेले के बारे में, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर्स में है, तो ये दुनिया की लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग होती है जो आपकी अर्थ में अभी तक की सबसे पीसफुल, और हर 12 साल में कुंभ करवाया जाता है। और आपको ये जानकर काफ़ी वो होगा कि यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी इसको लिस्टेड किया गया है। ये आप एक गैदरिंग की एक छोटी सी पिक्चर देख सकते हैं। और इसमें अगर जैसा कि क्वेश्चन में था कि कहाँ पे होता है, तो ये 4 जगह जहाँ पे होता है। पहला आपका गोदावरी के बैंक पे नासिक में, जो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट आपका शिप्रा रिवर के बैंक पर, जो आपका उज्जैन में मध्य प्रदेश में पड़ता है। थर्ड वन इज़ गंगा के बैंक में, जो आपका हरिद्वार में जो अभी चल रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ गंगा, यमुना एंड सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस पे मिलता है, जो आपका प्रयागराज, जो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये आपका यहाँ इन जगहों पे आपके कुंभ मेला हर 12 साल में करवाया जाता है। और इसमें एक और चीज़ ऑप्शन में होता है कि कुंभ मेला आपका एक अर्ध कुंभ नाम की चीज़ भी होती है, जो कि आपका 12 साल से पहले होता है। और अगर आपको पता होगा अभिषेक कि इंडिया की कितनी इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स है जो इसमें लिस्टेड हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुंभ मेला लिस्टेड है इसमें, तो ऐसे इंडिया की और कई साइट्स हैं। तो क्या आप में से किसी को पता है कि कितनी टोटल इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स इसमें लिस्टेड हैं? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसे टाइप करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स काफ़ी न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन टैक्स विल बी लिवाइड ऑन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओल्डर देन 50 ईयर्स, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज इट विल बी लिवाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट अपना बताना है।
आप एक पॉज करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। अभिषेक, कैन यू गिव इट ट्राई? या श्योर। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो अभी न्यूज़ में भी चल रहा था, तो आई थिंक सबने ये न्यूज़ तो पढ़ी होगी ग्रीन टैक्स के बारे में, क्योंकि फेम स्कीम भी लाई गई थी और कई सारी स्कीम लाई गई थी, तो उसी के बाद ये न्यूज़ में आया था। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपने जो चेंज की है, जहाँ तक मेरा दिमाग है, आपने 50 ईयर पे चेंज किया है, और ये 50 ईयर ना होके ये है 80 ईयर्स, क्योंकि 80 ईयर से जो पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उनको क्या कर रही है, अब उन पे ग्रीन टैक्स लेवाई किया जाएगा, या तो उनको अबॉलिश किया जाएगा यानी कि उनको हटा दिया जाएगा, स्क्रैपेज कर दिया जाएगा, या फिर अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड जो इसमें आता है, सबसे बेसिक चीज़ जो हर क्वेश्चन में ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन बनाते हैं वो चेंज करने की कोशिश करता है, वो है मिनिस्ट्री। तो अगर कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मिनिस्ट्री में एक पॉइंट पे हो सकता है कि चेंज किया गया हो, तो यहाँ पे भी मैम ने सेम चीज़ की है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि लॉजिक भी लगा सकते हो आप इसमें, ग्रीन टैक्स, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल, दो पॉइंट है आपके पास, आप सीधा सीधा लॉजिक लगाओ कि भैया ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे जाके लिंक करा है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट पे, इन कंपैरिजन टू होम अफेयर्स। कई बार ऐसा होता है कि ये लॉजिक चलेगा, कई बार नहीं चलेगा, बट 90% या 80% केसेस में आपका आंसर सही हो जाता है। तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ पे इस लॉजिक को लगा पा रहे हो। तो जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से इसका आंसर होगा नन। बाकी आप बताइए। बहुत काफ़ी अच्छा ट्राई दिया, और अभिषेक ने जो लॉजिक दिए हैं वो भी काफ़ी वैल्यूबल है, और अगर आप भी ऐसी लॉजिक लगा सकते हैं तो बेसिकली जो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आते हैं तो वो इसी तरीके से करते हैं, लाइक वो नंबर्स में चेंज कर देंगे, वो मिनिस्ट्रीज़ में चेंज कर देंगे, क्योंकि मोस्टली यही चीज़ें होती हैं जो बहुत सारी होती हैं और याद करने में, हमें रिकॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर टाइप कर दिया, लेट्स सी तुम्हारा आंसर सही होता है कि नहीं होता। एंड द आंसर इज़ नन, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट था अभिषेक का, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ग्रीन टैक्स को लगवाती है, और यहाँ पे जो जिन व्हीकल्स पे ये लगता है वो 80 ईयर्स ओल्डर होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो ग्रीन टैक्स है वो इसलिए, क्योंकि अब अगर हमें छोटा सा ब्रीफ दे दूँ ग्रीन टैक्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम जान रहे हैं कि पोल्यूशन किस स्पीड से बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग किस स्पीड से बढ़ रही है, और किस हिसाब से जो वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज़ हैं वो कंसर्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हर कंट्री ने अपना टारगेट रखा है, फॉर एग्जांपल आप कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों में रिलेटेड है। तो इसी तरीके से ग्रीन टैक्स इंडिया ने लगाने का सोचा है, और ये जो टैक्स कलेक्ट होगा ये सिर्फ आपका पोल्यूशन में टैकलिंग में यूज़ किया जाएगा इसका। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है ओनली, और कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में ओनली लगा हो तो वहाँ पर एक बार के लिए रुक के सोचा जाता है कि क्या ये सही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये ओनली बिल्कुल सही है वाला, बिल्कुल सही है कि ओल्डर देन 80 ईयर्स जो व्हीकल्स होंगे उन पे ये लगेगा। तो वेल डन अभिषेक, अब तक के तुम्हारे 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हुए। सो आगे देखते हैं कितने सही होते हैं। सो और एक और चीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई एग्जाम्शंस भी दिए गए हैं। हो सकता है कि यूपीएससी में यही क्वेश्चन आ जाए कि भाई एग्जाम्शंस किसको दिए गए हैं, तो आप लगा सकते हैं कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, जो एलपीजी सीएनजी पे चलते हैं वो व्हीकल्स होते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जिन व्हीकल्स का फार्मिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे आपका ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गए, टिलर्स हो गए, इन सबको भी इसमें एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसको ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये यूपीएससी में आ सकता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड। अभी कल परसों के करंट अफेयर्स में ही ये था, तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग IAEA? So the first statement is the IAEA was created in 1957 in response to the deep fears and expectations generated by the discoveries and diverse uses of nuclear technology. The first option is this. The second statement is it is an independent international organization that reports annually to the United Nations General Assembly. So basically यहाँ पे आपके 2 कैच पॉइंट है कि क्या IAEA आपका 1957 में बना था, दूसरा क्या ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और क्या ये एनुअली रिपोर्ट भी करती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को। सो पॉज करिए, अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए, और अभिषेक देखते हैं सही करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें क्वेश्चन बड़ा अजीब ही है, क्योंकि फैक्चुअल मेरे को वैसे ही याद नहीं रहता, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेन इसमें है कि अगर ईयर गलत हो गया तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो ट्राई करके देखते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है और जितना मुझे याद आ रहा है, जितनी भी अथॉरिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस पढ़े हैं, IAEA का बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, और
ये करती तो इसी में वर्क है। ये जो बाकी चीज़ें लिखी हैं कि एक्सपेक्टेशन जनरेटेड बाय डिस्कवरीज एंड डाइवर्स यूजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, क्योंकि एटॉमिक है तो उससे काफ़ी साफ दिख रहा है कि हाँ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। बाकी इसमें जो दूसरी चीज़ है कि ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनुअली UNGA को रिपोर्ट करती है। जितना मेरे को याद आ पा रहा है तो शायद ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बस मैं एक जो चीज़ में कंफ्यूज हुआ है 1957। अब इसको या तो गैस बोलो या प्योर लॉजिक बोलो, आई थिंक बहुत सही होने चाहिए मेरे हिसाब से। तुक्का लगा रहा हूँ, इसका जो बोलते हैं फ्लूक है, ट्राई करते हैं। या वाई नॉट, देखते हैं अभिषेक का आंसर सही होता है कि नहीं, क्योंकि यही दो चीज़ें जहाँ पे खेला जा सकता है। 1957 हो सकता है या फिर वो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है कि नहीं। सो लेट्स सी, या बोथ आंसर्स आर करेक्ट। सो द आंसर इज़ बोथ, क्योंकि जो आपका ये आपकी जो एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट है, 1957 में बना था। दूसरा स्टेटमेंट इसमें आपका इंडिपेंडेंट, ओके, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि इस एसोसिएशन को आपका नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 2005 में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट नाम है जो है आपका एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर मेन नाम ना पूछ के जो दूसरा नाम है वो पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये चीज़ें काफ़ी कैच करने वाली होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कई बार ये देखना पड़ेगा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जैसे कई और तरीके से भी रिफ़र कर सकते हैं। जैसे कल ही के न्यूज़पेपर का एक एग्जाम्पल है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसका नाम बाद में चेंज किया गया था। अब उसको हम अगर बोलने के लिए बोले तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, बट अभी भी जो उसका एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं या कहीं आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी UNFPA, तो आप देख लीजिए कि उसका जो नाम है और जो एब्रीवेशन है दोनों अलग अलग है। एब्रीवेशन पुराने नाम के हिसाब से चल रही है, जबकि अगर बोलने के व्यवहारिक उसमें देखें तो वो आज के हिसाब से हम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान देनी होगी कि कभी कभी नाम को भी वो चेंज कर देता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया मैम ने। बिल्कुल, काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स को भी काफ़ी हेल्पफुल होगा ये, इवन मेरे लिए भी हेल्पफुल था, शायद मुझसे मिस हो गया हो। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके एक फंक्शंस भी दिए गए हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगर आपको इसकी स्लाइड्स चाहिए हो तो आप नीचे लिंक में इसकी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मिली होंगी। यहाँ पे आपके इसके फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि एनुअली रिपोर्ट करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करता है और जनरल असेंबली को भी रिपोर्ट करता है, तो दोनों को रिपोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, और ये पॉलिसी मेकिंग का काम भी करता है। ये सब आपका एक्स्ट्रा आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज/आर एसोसिएटेड विद भगत सिंह? इनमें से कौन कौन सी ऐसी एसोसिएशंस हैं जो भगत सिंह से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सेकंड है आपका लाहौर स्टूडेंट यूनियन, थर्ड है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड फोर्थ इज़ नौजवान भारत सभा। अब आपको बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे मैच करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं A and C ओनली, विच मीन्स HSRA एंड HRA, देन वी हैव B and D ओनली, देन वी हैव ऑल ऑफ द अबव, एंड द लास्ट ऑप्शन इज A, C and D ओनली। सो वीडियो पॉज करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए और देखते हैं अभिषेक भी इसका कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि कुछ इसमें से एसोसिएशन मैंने पढ़ी हुई हैं जो हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर चलते थे जो सर ने पढ़ाए हैं, बाकी कुछ ऐसी हैं जो थोड़ा सा हमने इधर उधर से भी पढ़ी हैं। तो जितना मेरे को याद है HSRA बिल्कुल फिरोज शाह कोटला में जो हुई थी तो वहाँ पर भी थे। बाकी जो HRA है, HRA ही बाद में HSRA बना था, तो जितना मेरे को याद है इसको बिस्मिल खान और जो उनके साथी थे उन्होंने बनाई थी। तो जितना मेरे को ध्यान है इन दो में तो होने चाहिए, तो इनके हिसाब से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं A और C। तो एक तो हमारा ये वाला ऑप्शन बनता है फर्स्ट वाला, फिर हमारा C वाला ऑप्शन बनता है और फिर हमारा बनता है D वाला ऑप्शन। तो आगे जाके देखते हैं आगे और कौन कौन से। नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा के लिए बिल्कुल भगत सिंह बिल्कुल इससे रिलेटेड थे, इन्होंने मदद भी करी थी इसको फॉर्मुलेट करने में और इसको बहुत आगे तौर पे बढ़ाने में, इसको पूरा भगत सिंह का इसमें रोल था। तो ये भी है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट होता है। अब हमारे पे दो ऑप्शन बचते हैं जो कि सबसे रिस्की पार्ट आता है किसी भी क्वेश्चन का, जब आप पे दो ऑप्शन बचे हैं सिर्फ। तो इसके बाद अगर आप सोचेंगे भी तो या तो B होगा या नहीं होगा।
तो जितना मेरा ध्यान है आई थिंक लाहौर, क्योंकि वो लाहौर से ही थे, भगत सिंह लाहौर में उन्होंने पढ़ाई की थी, तो आई थिंक लाहौर स्टूडेंट यूनियन के पार्ट होने चाहिए। तो मैं इसमें एक जाऊँगा ऑल ऑफ द अबव के साथ। बाकी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने भी अपने आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिए हों। देखते हैं अभिषेक तुम्हारा सही होता है कि नहीं होता, क्योंकि कई बार एग्जाम में भी ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं। ऐसा पॉसिबल है नहीं कि हमें सब आए, बट जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज होती है ना, हम उसके थ्रू चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा अभिषेक ने ट्राई किया कि उन्होंने लॉजिक लगाया कि भगत सिंह लाहौर से थे, तो मे भी हो सकता है कि वो लाहौर स्टूडेंट यूनियन के पार्ट भी रहे हों या कहीं उनका लिंक इससे बैठा हो। तो देखते हैं तुम्हारा आंसर सही होता है कि नहीं होता। सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, विच इज़ करेक्ट। सो बेसिकली भगत सिंह इन चारों एसोसिएशन से रिलेटेड थे। भगत सिंह के बारे में अगर थोड़ा सा ब्रीफ दिया जाए इसमें, तो भगत सिंह जब पैदा हुए थे आपके 1907 में सितंबर में पैदा हुए थे। एंड अगर हम इन पे इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें, इनके आइडियोलॉजी के बारे में बात करें, तो स्टार्टिंग में इन पे गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। बट जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी ने, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट के होने के वजह से मूवमेंट को वापस किया था, जो कि मूवमेंट ऑलरेडी काफ़ी सक्सेस पे चल रहा था, इस वजह से भगत सिंह रेवोल्यूशनरी टर्न हुए और इनकी आइडियोलॉजी गांधी जी की आइडियोलॉजी से काफ़ी डिफर होने लगी। लेकिन ये बाद में देखा गया है कि अपने लाइफ के लास्ट पीरियड तक आते आते भगत सिंह काफ़ी हद तक सेम आइडियोलॉजी में आ चुके थे। तो इसमें भी यही बात बिल्कुल सही है कि वो चारों से रिलेटेड हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी रिलेटेड हैं, लाहौर स्टूडेंट यूनियन से भी रिलेटेड हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से भी रिलेटेड हैं, नौजवान भारत सभा से भी रिलेटेड हैं। अब हम देखते हैं कब थे एक शॉर्ट में। तो 1924 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बने थे। अब यहाँ पे एक कैच है कि अगर हमें ये लग सकता है कि भगत सिंह ने इस्टेब्लिश करी हो, बट दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि ये इस्टेब्लिश करी थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट होता है आपका 1925 में भगत सिंह ने ही आपकी नौजवान भारत सभा स्टार्ट करी थी, तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1928 में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन कर से एसोसिएटेड दिखते हैं, जो कि आपका पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसी में ही क्योंकि ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, इसलिए ये इसका नाम चेंज हो गया था। एंड नेक्स्ट लास्ट सुखदेव एंड भगत सिंह, इन दोनों ने मिलकर ही आपका लाहौर स्टूडेंट यूनियन बनाया था, ताकि ये स्टूडेंट के लिए ओपन एंड लीगल वर्क प्रोवाइड करवा सके। तो ये आपका इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आ जाता है, क्योंकि अप्रैल का मंथ है और अभी लास्ट मंथ मार्च में आपका शहीदी दिवस हमने ऑब्जर्व किया था। तो ये आपका क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को हैंग करा गया था 1931 में बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्हें हैंग क्यों किया गया था, क्योंकि उन पे चार्जेस लगे थे कि उन्होंने जॉन सॉन्डर्स की हत्या करी थी। अब यहाँ पे कैच ये है कि एक्चुअली में करने तो स्कॉट की हत्या गए थे, बट किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया और इसी वजह से उनको ये सज़ा मिली। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जो उनके थे जयदेव, जब उन्होंने इशारा करना था, इसकी बहुत अच्छी कहानी है जो सर भी हमें क्लास में अक्सर बताते रहते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। हुआ क्या था कि जयदेव को काम दिया गया था कि आप उनकी रेकी करेंगे, उनको देखेंगे कि कौन है स्कॉट जिसने मारा था। तो वो जब देख रहे थे तो वो घबरा के मारे, उन्होंने सिर्फ एक ऑफिसर देखा और उन्होंने उसी के टाइम उन्होंने इशारा कर दिया, और जैसे ही जयदेव ने इशारा किया, इन लोग भगत सिंह थे और जो राजगुरु थे इन्होंने शूट कर दिया। लेकिन जब इन्हें पता लगा कि हमने स्कॉट को नहीं सॉन्डर्स को मारा, तो बहुत ही अफरा तफरी मची और एकदम से इनकी, अगर आपने मूवी देखी हो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें इस पूरे को डिस्क्राइब किया गया, अच्छे से पोर्ट्रे किया गया पूरे सीन को, कि कैसे उन्होंने पैम्पलेट में स्कॉट लिख रखा था, स्कॉट को काट के फिर सॉन्डर्स लिखा गया। तो एक अच्छी मूवी आप लोग देखना चाहें तो एब्सोल्युटली, क्योंकि मूवीज़ का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है लाइफ में और काफ़ी नॉलेज भी होता है अगर आप इस तरीके की मूवीज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखें, अगर आप गांधी मूवी देखें तो आपकी बहुत ज़्यादा, इवन आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इनसे सॉल्व हो जाएंगे, तो आपका कोर्स में भी काफ़ी हेल्प होता है। सो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी तक अभिषेक का जो आपका स्कोर चल रहा है वो ऑल करेक्ट चल रहा है। अब देखते हैं अभिषेक आगे कितने मार्क्स गेन कर पाते हैं। So the next question is regarding NATO. So which among of the following is not correct regarding NATO? NATO का अगर आपको पता हो तो नॉर्थ क्या होती है अभिषेक फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यही इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अगर हम इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं जिसमें आपको नॉट करेक्ट बताना है।
So the first statement is, it is an intergovernmental military alliance established by Washington Treaty. The second statement is, the treaty was signed on 1969. And the options are A only, B only, both and none. So you have to pause the video and just type the answer in the comment section. And let's see how Abhishek attempt this. ये आपने बिल्कुल सर वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया। सर ने आई थिंक 10 बार 15 बार हमसे नाटो के बारे में पूछ चुके हैं, नाटो के 3 लेक्चर ले चुके हैं। तो नाटो तो एक तरीके से हमें रटवा ही दिया है, खून खून में लिखवा दिया है नाटो होता क्या है हमारा। तो इसमें बस हाँ एक चीज़ जो देखने लायक चीज़ है इस क्वेश्चन में वो है नॉट करेक्ट। तो कई बार होता है हम करेक्ट, क्योंकि फ्रेम हम ऐसे करते हैं क्वेश्चन को दिमाग में कि करेक्ट ढूंढना है, और गलती से अगर नॉट करेक्ट आ जाए तो हम उसे देखना भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नॉट करेक्ट के चक्कर में हम आंसर लॉजिक सही लगाते हैं, आंसर सही करते हैं, बट क्योंकि नॉट करेक्ट होता है वहाँ पे आंसर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तो उस वजह से हमारे नंबर नहीं आ पाते उसमें। तो इसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस। पहली तो कि ये मिलिट्री अलायंस है कि पॉलिटिकल अलायंस है, यहाँ पे खेल सकते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है या जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये मिलिट्री अलायंस है, बिल्कुल एक मिलिट्री अलायंस स्टैब्लिश की गई थी। यूएसए ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और पूरे यूएसए ने इन्हीं सारे जो नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ हैं वो सब इसके पार्ट हैं लगभग। ट्रीटी वॉज साइंड इन 1969। तो जहाँ तक मेरे को याद है ये 1969 बहुत लेट हो गया है। नाटो थोड़े पहले की है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट ईयर तो मेरे को याद नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ा था तो शायद ये 1969 ना हो। तो देखना हमें नॉट करेक्ट है, तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए बी। आई होप, फिंगर क्रॉस है। लेट्स सी तुम्हारे लॉजिक्स काम आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आई होप आप लोगों ने भी अपने आंसर्स टाइप कर दिए होंगे। तो द आंसर इज़ बी ओनली, विच इज़ करेक्ट। एंड बिकॉज इट वॉज साइंड इन 1949। जैसे अभिषेक ने लॉजिक दिया कि 69 बहुत लेट हो गया है, तो वो बिल्कुल सही लॉजिक था क्योंकि 1949 में साइन हो चुका था। तो बेसिकली नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। अच्छा, इसमें एक और कैच हो जाता है कि इंटर गवर्नमेंटल है कि नॉन गवर्नमेंटल है, क्योंकि मोस्टली पेपर में भी एग्जामिनर क्या करता है, इंटर गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल में खेल देता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट देखना है। उसके बाद वॉशिंगटन ट्रीटी से रिलेटेड है क्योंकि इसके थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके हेडक्वार्टर्स आपके ब्रसेल्स बेल्जियम में हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एलिट कमांड ऑपरेशंस के हेडक्वार्टर आपके मॉन्सन बेल्जियम में है। तो छोटा सा ब्रीफ नाटो के बारे में इसमें ये है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन के बारे में। तो जब ये नाटो बना था तो उस टाइम इसमें 12 मेंबर्स थे, लेकिन अब इसमें इंक्रीज़ होकर 30 मेंबर्स हो चुके हैं। और अभी जो सबसे रिसेंट मेंबर इसमें ऐड हुआ है ये नॉर्थ मैसिडोनिया है, तो जो आपका 27 मार्च 2020 को इसमें ऐड हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ और ही हो जाती है कि नॉर्थ मैसिडोनिया मैप में कहाँ पे है। लाइक आपको अगर साथ साथ अगर आपको अपना मैप वर्क भी करना है तो आप इसको अपनी एटलस में जाके भी एक बार चेक करिए कि नॉर्थ मैसिडोनिया किस लोकेशन पे पड़ता है, क्योंकि लोकेशन बेस्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद नाटो इज़ ओपन टू एनी अदर यूरोपियन स्टेट इन अ पोजिशन टू फर्दर प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रीटी एंड कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एरिया। जो भी इस ट्रीटी के प्रिंसिपल से अग्री करेगा वो इसको ज्वाइन कर सकता है, यूरोपियन स्टेट ज्वाइन कर सकता है, तो और आगे वो इसकी सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। एक इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनको डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट करना है। मिलिट्री की बात करें तो पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स को इनका एक मेन मोटो है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कलेक्टिव डिफेंस। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि अगर नाटो के थ्रू अगर हमने एक कंट्री पे कर दिया तो इसका मतलब हमने जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं हमने उन सब पे अटैक कर दिया है। तो वो किस में कहा गया है वो बात इस क्लॉज में कही गई है, आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन ट्रीटी, जिसमें कहा गया है कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज ऑफ नाटोज फाउंडिंग ट्रीटी। तो इसके अंदर ये बात कही गई है कि अगर एक पे अटैक कर दिया तो वो सब पे अटैक माना जाएगा और फिर वो जो रिटेलिएशन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। सो ये आपका क्वेश्चन था। तो अभिषेक का लॉजिक बहुत सही था इसमें और इसमें ये था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। मोंकेडैक्टिल विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ आपको बताना है कि मोंकेडैक्टिल है क्या। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके सीडीएस में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कई जगह आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ है, दूसरा एक ह्यूमनॉइड है, तीसरा आपका एक न्यू वैरायटी ऑफ वीट है, या फिर अ स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल है। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर टाइप करिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता है तो यू कैन टाइप इट ऑल्सो देयर। एंड देखते हैं अभिषेक क्या करते हैं। ये तो बिल्कुल लड्डू दिया है एक तरीके से बोला जाता है, क्योंकि कल ही के न्यूज़ में था ये, कल ही इसके ऊपर आर्टिकल आया था द हिंदू में,
और ये फाइंड कहाँ गया है, चलो पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है डी, अ स्पीसीज़ ऑफ रेप्टाइल। और हुआ क्या था, थोड़ा उसका सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये एक जगह है चाइना में, उस जगह पे क्या हुआ था कि जो लावा इरप्ट हुआ था और उससे जितनी भी स्पीसीज़ थी वहाँ ऐसी की ऐसी, मतलब जोरासिक ईयर या ट्राइसिक ईयर की जितनी भी स्पीसीज़ थी वो वैसे की वैसे ही जम गई थी लावा की वजह से। तो वहाँ से धीरे धीरे जब एक्सकवेशन हो रहा है तो वहाँ से नई नई स्पीसीज़ का पता लग रहा है। तो अभी अभी एक नई स्पीसीज़ मिलेगी पिट्रोसॉर की। ये मोंकीडेक्टिल क्या है, एक्चुअल में पिट्रोसॉर है, अगर आप इसका टेक्निकल नाम जानना चाहें, पिट्रोसॉर। तो हुआ क्या था, ये वहाँ पे जम गया और ये सबसे बड़ा मिला है अभी तक पिट्रोसॉर। इससे पहले एक सेम पिट्रोसॉर मिला था जो कि कनाडा से मिला था और उसका आप लोगों ने सुना होगा, लास्ट टाइम बहुत न्यूज़ में था। उसकी एक इम्पॉर्टेंट खासियत थी कि उसका जो विंग स्पैन था वो कम से कम 10 मीटर का था। और जिस भी आप टेस्ट सीरीज़ में देखना चाहोगे उस टेस्ट सीरीज़ में वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आने वाले 2 महीने 3 महीने में आपको हर जगह पे क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन साथ ही वो जगह जो चाइना में जगह है उसका नाम भी ध्यान में रखना है। तो ये था, इसका आंसर था डी। ओके, लेट्स सी अभिषेक का आंसर सही होता है कि नहीं होता। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि लॉजिक उन्होंने एक्सप्लेनेशन इतना दे दिया था, उन्हें उससे ज़्यादा पता है, ये स्लाइड से ज़्यादा उन्हें पता था। बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करूँगी कि पेट्रोसॉर एक ये रेप्टाइल की स्पीशीज़ है जो कि आपके ओल्डेस्ट अपोजिबल थम्स। अब ये मैं मुझे बताऊंगी कि क्या होता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यू पेट्रोसॉर फॉसिल है। पेट्रोसॉर स्पीसीज़ बेसिकली वो रेप्टाइल्स होते हैं जिनको डायनासॉर्स के बहुत क्लोज माना जाता है। ओके, और ये पहले मैमल थे इंसेक्ट्स के बाद जिन्होंने उड़ना इवॉल्व करी थी, उड़ने की कैपेबिलिटी जिनमें इवॉल्व हुई थी। तो इसीलिए, और ये इसका डब्ड नेम है मोंकीडेक्टिल। एक्चुअल नेम इसका कुछ इस तरीके से है, आप लोग प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अच्छा, एक क्वेश्चन डाल रहे हैं जो भी बच्चे हैं उनके लिए, अगर कोई जानता है इस क्वेश्चन को, कि एक नॉर्मल बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप इवोल्यूशन थ्योरी को पढ़ते हो। और ये कई बार मैंने देखा भी है, CDS या CAPF में आ जाता है कि रेप्टाइल्स और जो फ्लाइंग एनिमल्स थे उनके बीच का लिंक क्या था। जो 2 लोगों के, मतलब रेप्टाइल ऑर्गेनिजम्स और जो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच का लिंक क्या है। अगर आपको ये पता है तो इसको कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। एब्सोल्युटली, एक क्वेश्चन दिया अभिषेक ने, आप इससे ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आपको पता है तो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है अपोजिबल थंब। तो ये बेसिकली ह्यूमन में ही एक क्वालिटी होती है अपोजिबल थंब की, कुछ इतना कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। इसका नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट स्टिल जो ये अपने एक थंब की जो टिप होती है इससे आपको दूसरे, अगर आप फिंगर को टच कर पा रहे हैं या किसी भी फिंगर को टच कर पा रहे हैं इस तरीके से, तो इसे ही अपोजिबल थंब की क्वालिटी कहते हैं। और ये ह्यूमन के अलावा सिर्फ कुछ ही स्पीशीज़ में मिलता है, वो भी मंकी की। कभी आपने किसी डॉग को नहीं देखा होगा ऐसे करते हुए, या किसी काऊ को नहीं देखा होगा, मे बी अगर उन पे होते भी होंगे तो उनके क्लॉज फिक्स होते हैं। तो ये आप तो ये जो स्पीशीज़ मिली है रेप्टाइल की, ये भी ये कर सकती है, इसीलिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे टर्म्स पूछ लेते हैं जैसे विविपोरस, ओविपोरस क्या होता है, या अपोजिबल थंब। एब्सोल्युटली, ये टर्म्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि हम बायोलॉजी में इतना कभी ध्यान नहीं देते हैं कभी कभार। तो इसके बाद तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका हर जगह क्वेश्चन मिलते हैं इससे। तो आपको बताना है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, आप करेक्ट मत देखिएगा। ओके, तो द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। Second statement is the condition of service and tenure of the office of election commissioners shall be such as Parliament may by rule determine. The third statement is the chief election commissioner and other hold the office for 6 years or till they attain the age of 65 years, whichever is earlier. And the last statement is none of the above. तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कैचेस हैं स्टेटमेंट्स में, कहीं पे 65 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे पार्लियामेंट है, कहीं पे प्रेसिडेंट है। तो ध्यान रखिएगा, सोच के वीडियो पॉज करके अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करें। तब तक हम देखते हैं अभिषेक अपना क्या लॉजिक लगाते हैं इसमें भी। इसमें लॉजिक ऐसा तो कुछ नहीं, बस जहाँ पे जो मेरा जा रहा है कि कंडीशन एंड सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी सच एज पार्लियामेंट। सी स्टेटमेंट सही है जहाँ तक मेरा ध्यान है, 6 साल और 65 ईयर बिल्कुल सही है।
ए और बी में से मेरे को लग रहा है कि कुछ ऑप्शन हो सकता है शायद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपॉइंट होते ही हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं शायद हाँ उन्हें भी प्रेसिडेंट ही करता है। तो अगर लॉजिक लगाऊं तो बी होना चाहिए। बी में शायद पार्लियामेंट ना हो, कुछ और हो, पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंट हो सकता है शायद, जहाँ तक मेरा याद है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कम है इसमें। तो या तो पार्लियामेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो आई थिंक बी शायद मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। देखते हैं आंसर क्या है इसका। सो दी आंसर इज़ बी, बिकॉज़ यहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा, पार्लियामेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ये जितने भी कंडीशंस हैं सर्विस के, टेन्योर के, ये प्रेसिडेंट ही आपका डिटरमाइन करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इलेक्शन कमीशन। इसके बारे में छोटा सा मैं ब्रीफ दे देती हूँ कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है, जहाँ पे आपके सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इस आर्टिकल में बात करी गई है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन के पास काम किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करवाने का है। तो पहला पार्लियामेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर, तीसरा प्रेसिडेंट, चौथा वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पे पंचायत नहीं है, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस कौन करवाता है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाके दोबारा से उसे टाइप करिए और हमें भी बताइए अगर आपको पता है कि कौन करवाता है। एब्सोल्युटली तुम्हें पता होगा, इसलिए मैं पूछूंगी भी नहीं। उसके बाद अगर मैं इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, तो इलेक्शन कमीशन में जो जितने भी मेंबर्स हैं, जिसमें आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जितने भी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनका जो नंबर है वो भी आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम। कोई फिक्स नहीं है। जब बना था तब कभी सिंगल मेंबर, कभी 3 मेंबर हो गए, फिर कभी सिंगल मेंबर हो गए। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरा, इसका अपॉइंटमेंट जो होगा वो भी आपका प्रेसिडेंट करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसका जो और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रेसिडेंट करेगा, और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमीशन से एडवाइस करके करेगा। उसके बाद इनका जो सर्विस टेन्योर टर्म है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। एंड द नेक्स्ट इज़ इनका टेन्योर कितना होता है, जो हमने स्टेटमेंट में देखा कि 6 ईयर और टिल दी एज और 65 ईयर्स, या तो 6 साल या इसमें बहुत बढ़िया बनता है कि 70 ईयर जो टेन्योर है 70 ईयर का, वो किस किस का है, क्योंकि बहुत कम ऐसे अथॉरिटीज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेड का जो टेन्योर है वो 70 ईयर तक जाता है। तो अगर आपको ये पता है कि किन किन का 70 ईयर है, तो इसको सर्च मार के लिख लेना या कमेंट भी करना, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा एनलाइटन करो। आप लोग सब चीज़ हम ही करेंगे, थोड़ा आप भी सहयोग दो। तो बिल्कुल, अगर आपको पता है कि कौन कौन से उसमें आपका 70 ईयर टेन्योर 70 ईयर्स रखा गया है क्राइटेरिया एज का, तो बिल्कुल बताइए। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें स्टेटमेंट है कि किसको रेजिग्नेशन देंगे। ये इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, ये भी आपका रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। तो आप देखें यहाँ पे पार्लियामेंट का कुछ रोल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो भी है प्रेसिडेंट का दिख रहा है। रिमूवल जो होगा वो कैसे होगा, तो इनको एनी टाइम रिमूव किया जा सकता है। और जो ग्राउंड्स होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के, वो आपके कैसे होंगे, जैसे कि एग्जैक्टली सेम आपके सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ग्राउंड्स क्या होते हैं रिमूवल के। लिखो, नीचे लिखो, बस बिल्कुल टाइप करिए। तो जिन जो क्लास फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा क्या होते हैं, तो बिल्कुल टाइप करके बताइए। अभिषेक को तो पता ही है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आता है, और अभी तक तो अभिषेक के सारे आंसर सही हो रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट के 2 आंसर्स में अभिषेक क्या करते हैं। तो इट इज़ रिगार्डिंग द वन हॉर्न राइनो। तो डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वन हॉर्न राइनो। First statement is the only the great one horned rhino is found in India out of the other species of rhino। थोड़ा सा समझा देती हूँ अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कि जितनी भी राइनो की स्पीशीज़ हैं उसमें से सिर्फ इंडिया में आपका वन हॉर्न राइनो ही मिलता है, पहला। दूसरा, इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN's रेड लिस्ट। IUCN की लिस्ट होती हैं जिसमें आपके फ्लोरा एंड फौना को डिस्कस किया जाता है। तो उस लिस्ट में आपका जो वन हॉर्न राइनो है उसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं A ओनली, B ओनली, बोथ, नन। बताइए आपको कि आगे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है आंसर। तब तक अभिषेक इसे अटेम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आती है IUCN को याद रखने में, क्योंकि IUCN एक ऐसी चीज़ है आपको याद है, या तो आएगा एकदम से क्लिक होगा या नहीं होगा। और वन हॉर्न्ड राइनो का अभी जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, इंडिया में शायद इसके अलावा भी पाए जाते हों, शायद
सिर्फ ये नहीं पाया जाता क्योंकि असम में मैं द हिंदू में पढ़ रहा था, तो असम में सिर्फ वन हॉर्न राइनो नहीं और भी हैं, क्योंकि इनका अभी अभी इंडिया राइनो विज़न ख़त्म हुआ था, तो इस वजह से और भी कई सारे राइनोस थे। जैसे बाकी जितना मेरे को ध्यान है शायद इसका एंडेंजर्ड है कि नहीं है, क्योंकि बी वाले में मैं श्योर नहीं हूँ अभी भी, क्योंकि इसका मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा बी वाले का। बाकी अगर मैं इसमें सिर्फ लॉजिक लगा के आंसर पे जाऊँ तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए बी ओनली, अगर लॉजिक, क्योंकि मेरे को बी वाले का कुछ कंफर्म नहीं है कि आंसर क्या होगा, एंडेंजर्ड है कि ध्यान नहीं है मेरे को। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं आपके। वर्नेबल होता है, एंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, एक्सटेंट होता है, नियर एक्सटेंट होता है, नियर थ्रेटेड होता है, इतने सारे टर्म्स होते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। बट स्टिल देखते हैं आपके आंसर सही है कि नहीं है और आपके आंसर सही है कि नहीं है। सो द आंसर इज़ ए ओनली, विच मीन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, बिकॉज क्योंकि इनका जो आपका स्टेटस है वो आपका है वनरेबल, आपका वर्नेबल है। तो पहले स्टेटमेंट में अगर हम आएँ तो सिर्फ इंडिया में वन हॉर्न राइनो ही मिलते हैं आपके, इनको इंडियन राइनो भी कहा जाता है, और ये इनके सिंगल ब्लैक हॉर्न होता है, ग्रे ब्राउन हाइड होती हैं विद स्किन फ्लॉट्स, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं इसमें आपको बताई गई हैं। और आपका जो इसका IUCN स्टेटस है वो वर्नेबल है। साइट्स में जो आपका इसका स्टेटस है वो अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया का जो है 1972, इसमें इसका स्टेटस आपका शेड्यूल 1 में है। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टेटस की, किस में क्या दिया गया है, क्योंकि ये न्यूज़ में था, जैसे इन्होंने बताया कि राइनो विजन आपका चल रहा है, और ये 2-3 एक स्टेट प्लस 2-3 मिनिस्ट्रीज़ या वाइल्ड लाइफ का मिलकर बनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बाद आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हुआ है। क्वेश्चन इज सेरोजा विच वॉज द न्यूज रिसेंटली इज अ। सेरोजा क्या है? आपका पहला ऑप्शन है अ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज अ मेडिसिनल प्लांट, थर्ड ऑप्शन एन एक्सकेवेटेड हरप्पन साइट, या फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आप वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करिए। अगर अभिषेक आपको आता है तो यू कैन अटेम्प्ट इट। ये इस क्वेश्चन का मेरे को आइडिया भी नहीं लगा, क्योंकि ये मैंने शायद पढ़ा भी हो तो दिमाग से स्लिप हो रहा है अभी। सरोजा, क्योंकि लगाऊंगा फ्लूक में, वो लगाऊंगा डी। तो देखते हैं आप लोगों के आंसर, अभिषेक आंसर सही होता है। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज सेरोजा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम है जो आपके ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में अभी रिसेंटली आया है। और जो सेरोजा वर्ड होता है इसका मतलब होता है लोटस इंडोनेशियन लैंग्वेज में। तो ये आपके थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों के आंसर्स अपना स्कोर भी टाइप करिएगा कि आप लोगों के 10 में से कितने मार्क्स आए। हमको भी एक आइडिया लग जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव एंड अभिषेक वुड यू लाइक टू। मेरी तरफ से भी बस यही था कि थैंक यू, करते रहिए, तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे हम रेगुलर आपके लिए लाएंगे ही। बाकी एक अनाउंसमेंट है वो जल्दी आपको बता दिया जाएगा सबको। थैंक यू। So thank you everyone for tuning with us. Thank you so much. See you later.